हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। हमारी न्यू सीरीज आईसीएसई चल रही है, जहां पर मैथ साइंस एसएसटी के सभी वीडियोस आपको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 7। टॉपिक हमारा है लाइफ अंडर द दिल्ली सल्तनत। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक्स हैं आपका इंडो इस्लामिक कल्चर एंड सेकंड टॉपिक आपका है सोशल एंड कल्चरल लाइफ। ठीक है, इंडो इस्लामिक कल्चर, जहाँ पर हम जानेंगे इंडो इस्लामिक है क्या, इंडो इस्लामिक कल्चर क्या है, फिर उसके बाद इस टाइम की जो सोशल एंड कल्चरल लाइफ क्या रही उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात हम करेंगे सोसाइटी की, कि सोसाइटी किस तरीके की थी। सोसाइटी अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 मेजर ग्रुप बन रखे थे सोसाइटी में। फर्स्ट जो था वो एरिस्टोक्रेसी था। एरिस्टोक्रेसी मतलब राजशाही और उससे जुड़े हुए लोग जो थे वो आते थे। सेकंड जो था वो प्रीस्ट था, जैसे कि पुरोहित, उलेमाज, ये लोग हो गए। थर्ड जो था वो टाउन ड्वेलर्स थे, आर्टिसंस, मर्चेंट्स, ये लोग इसमें आते थे। एंड फोर्थ जो था वो पेजेंट था। अब इनके बारे में डिटेल जो है वो हम अभी आगे देखते हैं। चलिए, अब सोसाइटी में सबसे पहले बात करेंगे हम एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी जो कि एक रूलिंग क्लास थी। ठीक है, इसमें कौन से लोग आते थे? इसमें आते थे सुल्तान्स जो थे वो आते थे, नोबेल्स आते थे जो कि उनके करीबी होते थे, बहुत अमीर लोग होते थे वो होते थे। थर्ड, हिंदू राजाज वगैरह भी इसमें आते थे, और उसके क्योंकि वो भी क्या है, वो भी वहाँ पे सुल्तान उनको कहा जाता था, यहाँ राजाज कहा जाता था। ठीक है, उसके अलावा प्रिंसेस, ठीक है, प्रिंसेस वगैरह। उसके अलावा लैंडलॉर्ड्स आते थे, जिनके पास बहुत सारी लैंड होती थी, वो लोग आते थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये किस तरीके का ग्रुप था, बहुत ही पावरफुल था। क्यों? क्योंकि मेन देखा जाए तो इन्हीं की चला करती थी। और लाइफ स्टाइल की बात करें कि इनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, बिल्कुल शानदार लाइफ ये लोग बिताते थे। ठीक है, शानदार लाइफ, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी अच्छी खासी थी। जब प्रॉस्पेरिटी थी तो इनके पास कह सकते हैं इनकी सेवा करने के लिए भी लोग होते थे, और बाकी अपनी सारी सुविधाएं थी ही, तो जिसकी वजह से इनकी लाइफ बड़ी ही शानदार थी। चलिए बात करते हैं सेकेंड ग्रुप, प्रीस्ट। ठीक है, तो प्रीस्ट वाला जो ग्रुप था, ठीक है, इसमें कौन से लोग आते थे, सबसे पहले ये बात करेंगे। तो इनमें आते थे उलेमास, मौलवीज, काजीज एंड ब्राह्मण्स, ये लोग आते थे। अब इनमें भी देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो थी वो किसे मिली थी, वो मिली थी उलेमास को। और उसके अलावा जो ब्राह्मण्स थे उनकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोजीशन थी कहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, ज़्यादातर सुल्तान जो होते थे उनके यहाँ, मतलब जो सुल्तान होते थे उनके यहाँ उलेमाज होते थे, जो कि क्या करते थे, राजा उनसे एडवाइस वगैरह लिया करते थे। ठीक है, चीफ एडवाइज़र होते थे कौन, उलेमाज। कहाँ पर, सुल्तान की कोर्ट में। ठीक है, ज़्यादातर जो सुल्तान होते थे वो कोशिश करते थे कि जो उलेमाज हैं उनको खुश रखा जाए। क्यों? क्योंकि उनसे इन्हें एडवाइस लेनी है। ठीक है, तो उनसे एडवाइस मांग कर उन्हें गिफ्ट्स वगैरह दे के ज़्यादातर वो उन्हें खुश रखने की कोशिश करते थे। ठीक है, इसी बीच में आपको एक चीज़ बतानी है कि हमने ये भी पढ़ा पहले के चैप्टर, इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में, कि वहाँ पर कौन ऐसा सुल्तान था जो कि बिल्कुल भी मना कर रखा था इंटरफेरेंस इन उलेमास का अपने यहाँ। 2 सुल्तानों के नाम आपको मिलेंगे, फटाफट उस आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए, द ब्राह्मण्स वर जनरली ऑनर्ड इन द हिंदू सोसाइटी। तो ब्राह्मण्स जो थे वो हिंदू सोसाइटी में थे, सिंपल सी चीज़ है, वो लोग तो हिंदू सोसाइटी में थे, और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनमें इनका एक्टिव रोल होता था, एक्टिव रोल वो वहाँ पर प्ले करते थे। अब बात करते हैं थर्ड ग्रुप, जो कि था टाउन ड्वेलर्स का। ठीक है, टाउन ड्वेलर्स में कौन से लोग आते थे, जैसे कि ऑफिशियल्स हो गए, ठीक है, आर्टिसंस, क्राफ्ट्स पीपल, मर्चेंट्स, स्लेव्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स जो होते थे, ये लोग इसमें आते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑक्यूपेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन जो होता था ज़्यादातर हेरिडिटेरी होता था। जैसे कि अगर हम देखें हिंदू समाज जो था वहाँ पर क्या था, वहाँ कास्ट सिस्टम था, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम करते थे। ठीक है, कि जो जिस फैमिली के जो लोग काम कर रहे हैं आगे उनकी फैमिली में जो लोग होंगे वही काम करेंगे। मुस्लिम सोसाइटी अगर हम देखें वहाँ पर कास्ट सिस्टम नहीं था, धीरे धीरे आया। कास्ट सिस्टम अगर नहीं भी था फिर भी वहाँ पर ये चीज़ें थी। क्यों? क्योंकि जनरली देखा जाता है जो चीज़ जो कर रहा होता है उसकी आगे की फैमिली जो होती है वो वही काम कर रही होती है। ठीक है, तो मोर और लेस अगर माना जाए तो यहाँ पर क्या था कि जो हिंदू एंड मुस्लिम क्राफ्ट्स पीपल थे वहाँ पर उनके जो ऑक्यूपेशन थे वो हेरिडिटेरी थी। ठीक है,
द मर्चेंट्स वर प्रॉस्पेरस, ये जो ग्रुप था इनमें, ये सारे लोग जो थे इनमें मर्चेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे, बहुत ज़्यादा संपन्न थे। अब बात करते हैं हम फोर्थ ग्रुप यानी पेजेंट की। तो पेजेंट की अगर हम बात करें, द लाइफ ऑफ पेजेंट वॉज वन ऑफ हार्ड वर्क, डर्जरी एंड पॉवर्टी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी, डर्जरी भी लगभग वही है, कठिन परिश्रम, और उसके अलावा पॉवर्टी, वो गरीब भी होते थे, इतनी मेहनत भी करते थे फिर भी वो गरीब होते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मेहनत तो बहुत करते थे, बट क्या होता है, जो खेती होती है, एग्रीकल्चर जो होता है, उसका कोई बहुत भरोसा नहीं होता ना, कभी हुई कभी नहीं हुई, कभी फसल जो है वो तैयार हो के ख़राब हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा उस टाइम में बहुत ज़्यादा इनसे टैक्स जो था वो वसूला जाता था, तो जिसकी वजह से उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत ही ख़राब थी। ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन। अब देखा जाए तुगलक डायनेस्टी में किस तरीके की थी। तुगलक डायनेस्टी में देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में बहुत बुरी थी, क्योंकि वो टैक्स तो बहुत तरह के लगे थे, पेजेंट जो थे टैक्स उनको पे करने ही पड़ते थे, लेकिन उसके अलावा उसने दोआब वाला जो एरिया था वहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया गया था, है ना, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, टैक्स उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत मुश्किल हुई। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में देखें तो बहुत बुरी हालत थी। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हम लोग देखें तो थोड़ा सा वहाँ पर छूट मिल गई थी, जिसकी वजह से उस समय में थोड़ा सा उनकी लाइफ जो थी वो सही थी। ठीक है, द टैक्स पेड बाय द पेजेंट वाज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता था उनमें चीफ सोर्स था जो पेजेंट से टैक्स आता था, क्योंकि सब सोसाइटी में तो सब तरह के लोग थे, बट सबसे ज़्यादा जो टैक्स था वो वसूला जाता था इन्हीं पेजेंट से। अब बात करते हैं कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम जो था हिंदू सोसाइटी में बहुत ही रिजिड था। ठीक है, लोग जो थे कास्ट में बटे हुए थे, उसी अकॉर्डिंग चीज़ें चलती थी। इसके अलावा बहुत सारे हिंदूज जो थे वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे थे, यानी कि इस्लाम में, वो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? एक तो कुछ चीज़ें हो सकता है उन्हें अच्छी लगी इसलिए कन्वर्ट हो गए। दूसरा ये रीज़न था कि देखा जाए तो ज़्यादातर हिंदूज़ में, अगर हिंदूज़ में जो लोग हिंदूज़ से जो लोग कन्वर्ट हो रहे थे इस्लाम में, उनमें ज़्यादातर शूद्रास थे। क्यों थे? क्योंकि यहाँ पर कास्ट सिस्टम था और उनके साथ बहुत बुरा बिहेव होता था, तो उस बुरे बिहेवियर से बचने के लिए वो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जा रहे थे कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पर मुझे बराबरी मिलेगी, इसलिए वो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जा रहे थे। इसके अलावा इस्लाम में कन्वर्जन का एक बड़ा कारण और था, वो था जिज़िया टैक्स। जिज़िया टैक्स क्या था? जिससे कि बचने के लिए लोग जो थे इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे थे। जिज़िया टैक्स ये था कि जैसे ये सुल्तान का रीजन है, ठीक है, जहाँ पर सुल्तान है, सल्तनत है, उसका जो रीजन है वहाँ पर जो हिंदूज रहते थे ना, तो उनके ऊपर जिज़िया टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, ये टैक्स जो जिज़िया टैक्स था ये सिर्फ हिंदूज पे लगाया जाता था। किस लिए? कि सुल्तान की तरफ से बोला जाता था कि हम तुमको अपने रीजन में रहने दे रहे हैं, तुम हमारे क्षेत्र में रह रहे हो, यानी हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, रक्षा दे रहे हैं। ठीक है, अपने रीजन में हम तुम्हें रहने दे रहे हैं। ये और बात है कि वो बाहर से आए थे, वो आके यहाँ पर बस गए थे, ठीक है, हमारे ही घर में रह के, और यहाँ पर वो क्या बोल रहे थे हम ही लोगों से कि आपको जिज़िया टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हमारे अंडर में रह रहे हो। ठीक है, तो हम आपको चीज़ों से बचा रहे हैं, हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए देना होगा। तो यहाँ पर जिज़िया टैक्स जो था, बहुत सारे टैक्स ऑलरेडी लग रखे थे। अब इस टैक्स से बचने के लिए लोग जो थे वो कन्वर्जन का रास्ता उन्होंने अपनाया कि मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो नहीं देना पड़ेगा, हिंदूज़ को ही देना पड़ा। तो ये भी बड़ा रीज़न था। इसके अलावा देखा जाए तो सती प्रथा थी। सती प्रथा कहाँ थी? हिंदूज़ में थी। जब कोई हिंदू लेडी जो थी उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उसे क्या करना होता था, अपने हस्बैंड की चिता के साथ ही जल जाना होता था। बहुत बुरी प्रथा थी जो कि काफ़ी टाइम के बाद ख़त्म हुई, बट थी। ठीक है, इसको आप लोग भी सुने होंगे। ठीक है, तो ये थी। उसके अलावा चाइल्ड मैरिज की बात करें, वो दोनों में थी, मुस्लिम्स में भी थी और हिंदूज़ में भी थी। तो ये सारी चीज़ें तो देखिए बाद में हट ही गई। उसके अलावा पर्दा सिस्टम था। पर्दा सिस्टम देखा जाए हिंदू एंड मुस्लिम दोनों में था, बट मुस्लिम जो विमेन थी वो लोग इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता था उन लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर थी इस सोसाइटी में। चलिए अब बात करेंगे आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर में अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे टर्क्स जब आए थे तो अपने साथ वो अरेबिक एंड साथ ही साथ पर्शियन स्टाइल की आर्किटेक्चर स्टाइल जो था वो लाए थे। ठीक है, अब हिंदूज़ जो थे यहाँ पर उनका अपना आर्किटेक्चर स्टाइल था, क्लासिकल टाइप का। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के आर्किटेक्चर स्टाइल से अट्रैक्ट हुए। जाहिर सी बात है, जैसे आप अगर कहीं पर जा रहे हो, ठीक है, तो जिस तरीके का हो सकता है आपके यहाँ ड्रेसेस पहनी जाती हैं, जिस तरीके का हो सकता है कुछ स्पेशल बैग वगैरह आपकी तरफ यूज़ होता है, फूड है, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, आपकी स्पेशलिटी है आपके साइड की। अब आप जिस जगह जा रहे हो वहाँ ये चीज़ें नहीं होती, उन्होंने वो चीज़ देखी, उस तरफ अट्रैक्ट हुए। आप जहाँ गए हो आपको उन चीज़ों ने अट्रैक्ट किया, उन लोगों की चीज़ों ने, तो इससे क्या हुआ,
आप जब इधर आओगे तो आपको लगेगा कि वो फूड मैंने वहाँ खाया था वो मैं यहाँ ट्राई कर सकता हूँ, उस तरीके की ड्रेसेस थी वो मैं यहाँ पर बनवा सकता हूँ, वो उनको भी लगेगा। तो क्या दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए, ठीक है, उसे अडॉप्ट करने की कोशिश किया। वही चीज़ यहाँ पर है जिसकी वजह से क्या है कि इंडो इस्लामिक कल्चर जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं वही चीज़ है, वही हमें आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलता है कि दोनों ने एक दूसरे की चीज़ों को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से डिस्टिंक्टिव इंडो इस्लामिक स्टाइल जो थी वो सामने आई, विशिष्ट इंडो इस्लामिक स्टाइल सामने आई। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चर। सल्तनत आर्किटेक्चर में अगर देखा जाए तो पहली चीज़ ईंटों का यूज़ हुआ था, दूसरी चीज़ कि यहाँ पर डोम यूज़ हुआ था, वो आपने देखा होगा, डोम का यूज़ तो बहुत ज़्यादा उन लोगों को क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए बालकनीज जो थी उसका यूज़ होता था, बीम्स इनका यूज़ होता था, आर्चेस इनका यूज़ होता था। ठीक है, उनका जब आर्किटेक्चर हम लोग देखें तो उनमें ये सारी चीज़ें देखी जाती थी जो कि उनकी विशेषताएं मानी गई हैं। टर्किश मॉन्यूमेंट्स, टर्किश मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करें वो किस तरीके के होते थे, तो टर्किश मॉन्यूमेंट्स वो बड़ा ही सिंपल तरीके के होते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर उसमें डिज़ाइन की बात करें तो थोड़े बहुत फ्लावर्स जो थे या फिर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस जो थी उनका यूज़ होता था। इसके अलावा रेड सैंडस्टोन का यूज़ होता था जिसकी वजह से वो थोड़ा कलरफुल लगते थे, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होती थी लेकिन फिर रेड सैंडस्टोन की वजह से वो कलरफुल लगते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती थी कि जहाँ पर कार्विंग होती थी किसकी, कुरानिक वर्सेस। ठीक है, कुरानिक वर्सेस कुरान की आयतें, जैसे कि हमारे यहाँ अभी हम भगवत गीता ले लें, ठीक है, उसमें बहुत सारे श्लोक हैं, तो वो श्लोक जगह जगह कहीं कहीं आपको लिखे हुए दिखते होंगे, तो बस उसी तरह कुरान की कुछ आयतें होंगी तो वो कुछ बिल्डिंग्स पे लिखी हुई देखी जा सकती हैं। सब मॉन्यूमेंट्स ऑफ सल्तनत पीरियड, सल्तनत पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स हो गया, अलाई दरवाज़ा जो कि इसी में बना है, बड़ा खूबसूरत माना जाता है, टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह कोटला, द तुगलकाबाद फोर्ट जो कि दिल्ली में ये, टॉम्ब्स ऑफ द लोधी सल्तनत। ठीक है, तो ये जो है वो उस टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही डिस्कस किया है, कौन सा सुल्तान था जिसने अपने जीते जी अपना टॉम्ब बनवाया। चलिए बात करते हैं म्यूजिक एंड डांस। म्यूजिक एंड डांस देखें तो उसमें भी हमें यहाँ फ्यूजन देखने को मिलता है। कैसे? जैसा कि हमने आर्किटेक्चर में देखा था कि वहाँ पर अरेबिक एंड पर्शियन आर्किटेक्चर प्लस हिंदुस्तानी क्लासिकल जो आर्किटेक्चर था उसका मिक्सिंग देखने को मिलता है, वैसा ही यहाँ भी देखने को मिलेगा। जिसे कि हम नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक या फिर कह सकते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो देखा जाए तो अरेबिक एंड पर्शियन म्यूज़िक जो था वो प्लस हिंदुस्तानी या इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो था उसकी मिक्सिंग जो है वो हमें नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक के रूप में देखने को मिलती है। उसके अलावा इस टाइम में कई नए नए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो भी सामने आए। ठीक है, किस तरीके से, अलग अलग दोनों जो कल्चर हैं उनसे मिलाकर, जैसे कि वीणा हो गया, सारंगी हो गया, तबला हो गया, वीणा सारंगी तबला। ठीक है, इस तरीके के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो देखने को मिलते हैं जो इस समय में नए आए। इसके अलावा सितार, सितार की बात हम करें तो ये इन्वेंट किया गया अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके दरबारी थे, तो देखा जाए तो ये बलबन के टाइम में भी थे, फिर उसके बाद जब जलालुद्दीन खिलजी आते हैं उस समय में भी थे, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के भी दरबारी कवि थे। ठीक है, तो अमीर खुसरो जो थे इन्होंने कह सकते हैं कि इन्वेंट किया किसका, सितार का। ठीक है, इन्होंने सितार का इन्वेंट किया, ठीक है, इन्वेंशन किया। और इसके अलावा क्या किया इन्होंने, सितार जो था वो किस तरीके से बनाया, जैसे कि हमारी जो वीणा है और उनका जो तानपुरा है, ठीक है, इन दोनों के मिक्सिंग से इन्होंने सितार जो था वो बनाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं तबला। तबला जो था साउथ इंडियन, जो हम साउथ इंडियन ड्रम थे, ठीक है, उनका नया वर्जन जो बनाया गया वो तबला के रूप में बनाया गया। नेक्स्ट है द पर्शियन स्टाइल कोरस सिंगिंग। कोरस सिंगिंग जो पर्शियन स्टाइल में थी, जिसे कि कवाली के नाम से जाना जाता है, सूफी सेंट्स वगैरह के द्वारा जब उनकी मीटिंग्स वगैरह होती थी एज अ डिवोशनल सॉन्ग के रूप में इसे गाया जाता था। कथक, कथक देखें तो यहाँ भी फ्यूजन देखने को मिलता है। कथक जो है वो इंडियन थीम है, बट जो इसकी ड्रेस है, ठीक है, वो कहाँ से, या कॉस्ट्यूम जो है वो क्या है, पर्शियन कॉस्ट्यूम है। ठीक है, तो यहाँ भी फ्यूजन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पेंटिंग की। तो पेंटिंग में अगर देखा जाए तो अर्ली टर्किश रूलर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। जैसे कि जब हम लोगों ने आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया तो वहाँ भी क्या था, उनकी चीज़ें जो थी सिंपल थी, उसी तरह पेंटिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे। अच्छा, इसके अलावा जब सल्तनत पीरियड आता है, ठीक है, तो जो राजपूत स्टाइल की मिनिएचर पेंटिंग थी उस समय भी उसका यूज़ होता रहा। ठीक है,
जो राजपूत पेंटर्स थे वो इन्फ्लुएंस थे किसे, पर्शियन मिनिएचर पेंटर्स जो थे, पेंटिंग्स जो थी उनसे वो इन्फ्लुएंस थे। जैसे एक पूरी स्टोरी या फिर एक सीन जो दिखाना है वो पूरा छोटी डिज़ाइंस करके पूरे में उसको शो कर दिया जाता है। उस तरीके की, जैसे नाम से पता चला मिनिएचर पेंटिंग, उस तरीके की पेंटिंग्स ये होती थी। ज़्यादातर इनका यूज़ बुक्स की जो कवर वगैरह होता था उसमें यूज़ होता था। ठीक है, इसके अलावा अगर जैसे हम लोग देखें तो मुगल पेंटिंग्स वगैरह वैसे भी फेमस है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से आई हुई हैं। अब बात करते हैं हम लोग अदर कल्चरल चेंजेस। ठीक है, तो देखा जाए तो और भी बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि जो ट्रेडिशनली चीज़ें चली आ रही थी, तो कह सकते हैं कि जब जो इस्लामिक लोग थे उन्होंने यहाँ की चीज़ें अडॉप्ट की, यहाँ के लोगों ने उनकी। जैसे कि देखा जाए लाइफ स्टाइल लोगों की बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, जैसे लोगों का पहनावा हो वो चेंज हो गया हो, फूड रहा हो वो चेंज हो गया हो, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं ड्रेसेस की, ड्रेसेस में हम लोग देखते हैं जैसे कि सलवार कमीज़ हो गया, कैफ्टन हो गया, पजामा कुर्ता हो गया, ये सारा क्या था, ये सारा इस्लामिक जो लोग थे उन्हीं के द्वारा लाया हुआ चीज़ था। ठीक है, जिसे कि यहाँ के लोगों ने अडॉप्ट किया और आज के टाइम में दोनों ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फूड की बात करते हैं, जैसे बिरयानी हो गया, ब्रेड हो गया। अब बिरयानी नाम सुनते ही आप लोग में से कई लोग होंगे मम्मा से बोलने लगेंगे आज बिरयानी ही खानी है ना, इतनी लोगों को पसंद आती है। तो क्या है कि ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी उन्हीं के कल्चर का हिस्सा था जो हमारे यहाँ आज अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन नाम आप लोगों ने सुना होगा। यूज़ की बात अगर हम लोग करें तो कम ही लोग इसको यूज़ करते हैं आज के टाइम में। तो यूनानी सिस्टम जो मेडिसिन का रहा, ये जब टर्किश आए थे, एक तरह से ये उनकी लेगेसी थी, उनकी विरासत थी, वो लाए थे। उन्होंने कहाँ से सीखी होगी, जब अरब जो थे, अरब उनके साथ ये ट्रेड वगैरह करते होंगे, बातचीत के दौरान उससे सीखा होगा इन्होंने, तो उसको ये अपने साथ जो यूनानी मेडिसिन थी ये चीज़ यहाँ पर ले आए। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि आज के टाइम में भी इसके बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं और हॉस्पिटल्स भी होते हैं, लोग जो हैं वो जाते भी हैं। इसके अलावा जब टर्किश रूलर जो थे, जब वो इंडिया आए तो उन्होंने कुछ इंडियन मुस्लिम्स जो थे उनके यहाँ शादियाँ की। ठीक है, तो उसके साथ रहते हुए एक टाइम के बाद उन्होंने क्या किया, जो इंडियन कल्चर रहा होगा उसे एसिमिलेट कर लिया, उसे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, जिसकी वजह से वो इंडियनाइज्ड हो गए। ठीक, इसके अलावा अगर देखा जाए कि कास्ट सिस्टम की बात हम करते हैं, तो इंडिया में कास्ट सिस्टम था बट उनके यहाँ नहीं था। जब वो लोग यहाँ पर आए, टर्किश जो थे जब आए, तो कुछ एरिया में ऐसा था कि वहाँ भी फिर कास्ट सिस्टम उनके यहाँ भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ अगर रूरल एरियाज़ आज भी देखा जाए कि जहाँ के मुस्लिम जो हैं आज भी हिंदू रीति रिवाज से ही अपने यहाँ शादी ब्याह करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, जब टर्किश रूलर यहाँ पर आए थे, ठीक है, पहले हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा जो थी, लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत थी, लेकिन जब वो आए तो उनकी जो लैंग्वेज थी पर्शियन, उसने पूरी तरह से संस्कृत को रिप्लेस कर दिया। मतलब इस तरीके से रिप्लेस किया कि आगे कुछ रूलर्स जो थे उन्होंने इसके लिए कोशिश की संस्कृत को फिर से आगे बढ़ाने के लिए, बट वो सक्सेस नहीं हुए। और आज तक हम देखें कि संस्कृत जो है वो बोलचाल की भाषा में वापस नहीं आ पाई, है ना। हम लोगों ने अपनी काफ़ी चीज़ें जो थी वो अडॉप्ट की बट वापस से, लेकिन जो ये लैंग्वेज थी वो फिर से नहीं आ पाई। इस तरह से हमने देखा कि इस चीज़ों का जो कल्चरल इफेक्ट था, इम्पैक्ट था, दोनों पे एक दूसरे पे ही बहुत ज़्यादा पड़ा। चाहे हम लैंग्वेज देख रहे हैं, चाहे मेडिसिन देख रहे हैं, पहनावा देख रहे हैं, फूड देख रहे हैं, आर्किटेक्चर देख रहे हैं, म्यूजिक देख रहे हैं, हर जगह चीज़ें जो थी वो देखने में चेंजेस जो थे वो या फ्यूजन जो थे वो मिले। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।